हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज जीव विज्ञान क्लास 12 के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि आपके आनुवंशिकता और विविधता चैप्टर से है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वंशागति की या आनुवंशिकीय इकाई है। मीन्स कि आपको बताना जो वंशागति है उसकी आनुवंशिक इकाई या इकाई क्या है। गुणसूत्र गुणसूत्र है, जीन प्रारूप है, गोल्जी का है या जीन है। तो जो वंशागत की इकाई है या मूल इकाई है वो क्या है, वो जीन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा जीन। तो वंशागत की आनुवंशिक इकाई जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप या इसी को बोलते हैं दृश्य प्रारूप या इसी को बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे ये आता है। मान लीजिए कोई लक्षण है, हमने ले लिया लंबाई, लंबाई ले लिया, ठीक है। अब इसके दो कैरेक्टर निकल के आते हैं, एक होता है लंबापन, लंबापन और एक होता है बौनापन। लंबेपन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और बौनेपन को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। जब हम इसका क्रॉस कराते हैं, शुद्ध लंबे शुद्ध लंबे पौधे का कैपिटल टी, शुद्ध बौने पौधे से, शुद्ध बौने पौधे, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। ठीक, तो जब सेम एलिमेंट रहते तो यहां पर कॉमन लेकर डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस कर देते हैं तो हमें F1 जनरेशन मिल जाती है। तो F1 जनरेशन में क्या मिलता है हमें, F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हमें मिलेंगे वो कैसे होंगे, संकर लंबे। अब इसमें पूछ रहा है F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसी में सेल्फ क्रॉस करा देते हैं या इसी को बोलते हैं सतह निषेचन। तो सतह निषेचन की जो क्रिया है हम उसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं। ये मान लीजिए चेकर बोर्ड है, अब इसमें क्रॉस कराना है। सतह क्रॉस के लिए बोला है तो जो है वो दोनों में सेम ही हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबे पौधे का संकर लंबे पौधे के साथ क्रॉस कराते हैं। तो आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा, जिन लोगों को नहीं आता होगा कि चेकर बोर्ड में क्रॉस कैसे कराते हैं, तो क्या करते हैं, इधर से एक एलिमेंट ले लेते हैं और पहले इससे क्रॉस कराते हैं फिर इससे क्रॉस कराते हैं। मीन्स कि कैपिटल टी का जब कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी दो बार आ जाएगा, फिर कैपिटल टी का जब स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब स्मॉल टी कैपिटल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराते हैं तो स्मॉल टी आ जाता है। अब इसमें पूछ रहा है जो दृश्य प्रारूप अनुपात या लक्षण प्रारूप अनुपात या इसी को बोलते हैं फिनोटाइप। तो जो लक्षण प्रारूप अनुपात या दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप होता है, जो उसके किसी भी लक्षण के जो वाय आकार की या रंग रूप या रचना को देखकर जो हमें दिखता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या कहते हैं, उसका आकलन करते हैं या उसका रेशियो निकालते हैं, वो कहलाता है लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप। तो लंबेपन के लिए था क्या, कैपिटल टी और बौनेपन के लिए था स्मॉल टी। जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें सभी पौधे लंबे मिले, लंबे तो मिले लेकिन ये कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे। क्यों, इसमें सिर्फ लंबेपन के कैरेक्टर ही क्यों दिखे हमें, क्योंकि लंबापन यहाँ पर प्रभावी लक्षण था, ये है प्रभावी और ये है अप्रभावी, यानी बौनापन प्रभावी की अपेक्षा अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण होने के कारण सिर्फ लंबाई
यानी कि लंबेपन के कैरेक्टर ही हमें दिखते हैं और वो शुद्ध नहीं होते, इसीलिए इसको बोलते हैं संकर लंबे। तो अब जब हम फिनोटाइप निकालते हैं तो कैपिटल टी ये भी लंबा है, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी संकर लंबे हैं, और स्मॉल टी ये दोनों शुद्ध लंबा, शुद्ध बौने हैं। तो दृश्य प्रारूप या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप में हमने क्या बोला था कि उसके वाय आकार की या रचना या आकार को देखकर उसके अनुपात को निकाला जाता है। तो यहाँ पर लंबाई के 3 कैरेक्टर हैं। एक लंबेपन के लिए देखिए ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये हो गया कैपिटल टी ये शुद्ध लंबे हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया क्या, लंबा है लेकिन संकर लंबा है। तो संकर और शुद्ध को हमको ध्यान नहीं देना है, जब भी हम लक्षण प्रारूप को देखेंगे तो एक, ये 2 और ये भी वही कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि ये भी लंबा है, ये 3। तो इसके लंबेपन के 3 कैरेक्टर हो गए, और ये इस बौना यानी कि स्मॉल टी ये बौनेपन को प्रदर्शित करेगा, तो इसका 1। तो रेशियो क्या बन जाएगा, फिनोटाइप रेशियो या लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप रेशियो, या इसी को क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। क्या बन जाएगा, 3:1। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3:1, 1:3, 1:2:1 या 1:1:2। तो इसका सही जवाब होगा 3:1। ठीक है। और इसी में अगर जैसे पूछते हैं जीनोटाइप या जीनी संरचना, या इसी को बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, तो इसमें क्या कर, इसमें सिर्फ अंतर इतना ही रहता है, उसमें शुद्ध संकर और दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है। जैसे इसमें शुद्ध लंबे का सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक, शुद्ध का सिर्फ एक है तो ये हो जाएगा 1। और फिर संकर लंबे के 2 हैं तो ये हो जाएंगे 1 1 2 हो जाएंगे, और शुद्ध बौने का 1 है तो ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में पूछता कि क्या कहते हैं इसका जीनोटाइपिक अनुपात बताइए, तो इसका जीनोटाइपिक अनुपात कैसे हो जाता है, 1:2:1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। प्रभाविता और पृथक्करण के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, डार्विन है, लैमार्क है, ह्यूगो डी व्रीज है या मेंडल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन थे जिन्होंने प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम को प्रतिपादित किया। तो प्रभाविता और पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है मेंडल। सही जवाब हो जाएगा मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव में ए, बी और रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं। मीन्स की पॉसिबल जितने भी जीनोटाइपिक अनुपात है वो आपको बताना है। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य में कुल रुधिर वर्गों की संख्या कितनी होती है, 4। पहले तो रुधिर वर्ग देख लेते हैं कौन कौन से हैं रुधिर वर्ग, फिर रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं, फिर जीनोटाइप, जीनोटाइप के बाद एंटीजन भी यहीं पे जान लेंगे, और एंटीबॉडी, ठीक है। चार्ट आप लोग बना लीजिएगा या इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चार्ट अगर रहेगा तो आपको आगे चल के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत नहीं होने वाली। मनुष्य में कुल रुधिर वर्ग कितने, 4 होते हैं। पहला होता है ए, फिर बी, फिर नेक्स्ट क्या है ए बी,
लास्ट क्या है ओ। तो इसमें क्या कहते हैं, इसके जो जीनोटाइप दो प्रकार के बनते हैं। हम किसी भी रुधिर वर्ग को आई ए या आई बी के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समयुग्मजी और दूसरा होता है विषम युग्मजी। समयुग्मजी में जैसे यहाँ पर आई ए है तो ये है समयुग्मजी, आई बी है तो ये हो गया समयुग्मजी। अगर आई ए के साथ कोई रुधिर वर्ग आई ए के साथ आई ओ को डिनोट कर रहा है तो ये हो गया विषम युग्मजी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए का हो जाएगा समयुग्मजी आई ए और विषम युग्मजी इसका बनेगा आई ओ। बी का इसी तरह सेम हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा, बस आई बी और समयुग्मजी होगा विषम हो जाएगा आई ओ। ए बी का समयुग्मजी नहीं बनेगा, अगर समयुग्मजी इसका बनाने की कोशिश करेंगे या तो रुधिर वर्ग ए बन जाएगा या फिर रुधिर वर्ग बी बन जाएगा। तो इसीलिए इसका रुधिर वर्ग समयुग्मजी नहीं होता है, ये हमेशा विषम रहेंगे, तो इसका एक ही बनेगा। और O का विषम नहीं बनेगा, अगर विषम बनाएंगे तब भी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अगर हमने विषम बनाया तो ये आई ओ मिलकर रुधिर वर्ग ए बना देगा, आई ओ मिलकर रुधिर वर्ग बी बना देगा, तो इसीलिए इसका विषम युग्मजी संभव नहीं है। तो ये हमेशा ऐसे रहेंगे। एंटीजन, एक एंटीजन ए होता है, बी का एंटीजन बी होता है, ठीक है। और ए बी का एंटीजन ए बी होता है, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता। उसी तरह एंटीबॉडी होती है, ए का जस्ट जैसे ए रुधिर वर्ग है तो इसका एंटीबॉडी हमेशा बी होगा, और बी है तो इसका एंटीबॉडी हमेशा ए होगा, और ए बी है तो इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और ओ के लिए एंटीबॉडी बनती है ए बी, ए एंड बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन जैसे पूछा है, मानव में ए बी और रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं, तो आप यहाँ पर यहाँ से काउंट करके आप इजिली निकाल सकते हैं कितने हैं। देख लीजिए, एक समयुग्मजी, एक दूसरा विषम युग्मजी, यानी दो हो गए। इसी तरह बी वाले में भी दो होंगे, एक समयुग्मजी एक विषम युग्मजी, टोटल 4। ए बी में एक विषम युग्मजी और ओ में एक समयुग्मजी, तो टोटल 6 हो गए जीनोटाइप, ठीक है। तो पॉसिबल जो जीनोटाइप हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में दे रखा 2 4 6 8, तो सही जवाब हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। मीन्स आपको बताना है कि जो होलेंड्रिक जीन्स होते हैं वो किस प्रकार के क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम या ऑटोसोम। तो होलेंड्रिक जीन का संबंध हमेशा किससे होता है, वाई क्रोमोसोम यानी कि पुरुषों से संबंधित होते हैं, और एक्स वाला होता है जो सिर्फ महिलाओं से संबंधित होते हैं, और एक्स वाई का मतलब है कि या तो पुरुष या तो महिला से। और जो ऑटोसोम होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, जो किसी ऑटोसोम यानी कि जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम से संबंधित है, तो वाई क्रोमोसोम यानी कि पुरुष। इससे संबंधित जितने भी डिजीजेस होंगी या इस क्रोमोसोम से प्रभावित जो भी क्या कहते हैं बीमारियां होंगी वो सिर्फ पुरुषों में ही दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के जो चल रहे हैं अच्छे लग रहे हो या समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और अपने जो साथी हैं आपके साथ जो पढ़ रहे हो या फिर आपकी जो जानकारी में जो यूपी बोर्ड 12th की तैयारी कर रहे हो उनको आप शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को ये जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एवीएस की पाठशाला से डायरेक्ट जुड़ जाइए, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
ये लिंक दे रखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद आपको इसमें फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। उन पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए और एक बार पुनः घर पर खुद से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं आपके एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता में एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। आनुवंशिकता या विभिन्नता को आपको एक एक वाक्य में बताना है। जीवों की जो आकार की होती है, उनके लक्षणों में कई प्रकार के अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन अंतरों को ही क्या कहलाते हैं, वो अंतर ही क्या कहलाते हैं, जीवों की विभिन्नताएं कहलाते हैं। ठीक है। और आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता लक्षणों को जब जनक से, जो लक्षण जनक में हो, उन लक्षणों को जब संतति में पहुंचाया जाता है, वह क्रिया कहलाती है आनुवंशिकता। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जीवों की आकार की लक्षणों में, मीन्स जीवों के जो आकार के लक्षण होते हैं में अंतर जो आ जाता है, बताया ना, जो अंतर या विभिन्न जो अंतर आ जाता है वही क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है, या इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। और आनुवंशिक लक्षणों को जनकों से संतति में पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वंशगत या आनुवंशिकता, या इसी को बोलते हैं हेरिडिटी, तथा आनुवंशिकी या जेनेटिक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो आनुवंशिकता होता है, पहले तो जान लेते हैं आनुवंशिकता क्या है। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है। और तथा इसके स्थानांतरण की जो जो ये लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो कहलाते हैं आनुवंशिक। ठीक है। तथा आनुवंशिक लक्षण जो इस लक्षणों को स्थानांतरित करने की क्रिया है, वह कहलाती है आनुवंशिकता। और दूसरा क्या पूछ रहा था? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं आनुवंशिकी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर। ठीक है। तो पहले है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, मीन्स की जो जेनेटिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तथा इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की भाषा का जिसमें वंशगत एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। वंशगत एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वही क्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन की परिभाषा लिखिए और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि जीन पाए कहाँ जाते हैं, फिर जीन की परिभाषा भी देख लेंगे। जीन हमारे गुणसूत्र में स्थित होते हैं। गुणसूत्र के कहाँ पर? गुणसूत्र के डीएनए में या डीएनए खंडों में जीन पाए जाते हैं। मान लीजिए ये गुणसूत्र है। ठीक है, ये गुणसूत्र की संरचना है और इसमें पाए जाते हैं डीएनए। ऐसे डीएनए रहता है कुंडली नुमा, और डीएनए हमेशा खंडों के रूप में रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो प्रत्येक खंड में ये जीन कुछ इस तरह लगे रहते हैं। ठीक है। मीन्स की गुणसूत्र जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो मनुष्य के गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ये हो गया गुणसूत्र, गुणसूत्र हो गया, ये हो गया आपका डीएनए, और इन्हीं डीएनए खंडों में ये जो डॉटेड संरचनाएं दिख रही हैं, यही क्या कहलाते हैं? जीन। इन्हीं को बोलते हैं जीन। और जीन की परिभाषा क्या है? जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं जो किसी आनुवंशिक गुणों को, किसी भी आनुवंशिक गुण मीन्स की किसी एक लक्षण को जीन प्रदर्शित करने, एक जीन किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ये जो आनुवंशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, कौन करते हैं? हमारे जीन ही इस काम को संपन्न करते हैं। ठीक है। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान जो लक्षण स्थानांतरित हो रहे थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उस टाइम उन्होंने
लक्षणों के स्थानांतरण के लिए एक शब्द को यूज किया था जिसको बोलते हैं कारक। उस टाइम पे मेंडल ने जब अपने प्रयोग दिए थे तो जीन शब्द की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। उस टाइम उन्होंने कारक शब्द या फैक्टर शब्द को यूज किया था। बाद में सन 1919 में जोहानसन नामक एक वैज्ञानिक थे। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम जीन शब्द को प्रयोग किया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जीन या कारक या फैक्टर, यानी कि मेंडल ने इसको कारक या फैक्टर बोला था, बाद में इसी को जीन बोला गया। ठीक है, जीन या कारक या फैक्टर, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जैसा कि अभी बताया कि ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र पर स्थित एक रचना होती है जो किसी एक आनुवंशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। यह वंशगत की इकाई होती है। पहला क्वेश्चन था वंशगत की इकाई क्या है, तो वंशगत की इकाई होती है जीन। जीन शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जोहानसन ने प्रतिपादित किया 1909 में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के डाउट्स या जो भी थे वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एलील्स क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं एलील क्या है। युग्म विकल्पी को ही क्या बोलते हैं? जो युग्म विकल्पी होते हैं किसी भी लक्षण के लिए जो युग्मों का विकल्प होता है वो एलील्स, उन्हीं को बोलते हैं क्या? एलील्स इंग्लिश में। ठीक है, युग्म विकल्पी एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स, मीन्स कि कोई भी एक कैरेक्टर है उसके जो तुलनात्मक रूप वाले जीन होते हैं उन्हीं को एलील्स कहते हैं। मीन्स जैसे हमने कोई ले लिया लक्षण लंबाई, अब लंबाई के तुलनात्मक जीन कौन कौन से होंगे? लंबा और बौना, लंबा और बौना। ठीक है, यही दो क्या कहते हैं, जो एलील जीन्स एलील्स होते हैं तुलनात्मक रूप वाले, इन्हीं को क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। अर्थात एक ही जीन के दो या दो से अधिक विकल्प, मीन्स कि ये एक हो गया लंबाई, एक जीन हो गया, इसके दो विकल्प हो गए, ए लंबा और बी हो गया क्या? बौना। इसके दो विकल्प हो गए, इन्हीं दो या दो से अधिक विकल्प को ही क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। जैसे पुष्प का रंग एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग लाल सफेद। अब लाल के लिए जैसे आर आर, तो इसके लिए युग्म विकल्पी में स्मॉल आर सफेद के लिए यूज करेंगे। तने की लंबाई में जैसे लंबेपन को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो इसी के जस्ट अपोजिट स्मॉल लेटर में हम बौनेपन वाले लक्षण को डिनोट करेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडल का वंशगत सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा? किन्हीं दो कारणों को लिखिए। जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे तो उस टाइम पे एक वैज्ञानिक थे डार्विन, उन्होंने भी अपने प्रयोगों के द्वारा ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या जीवों में जो बदलाव उत्पन्न होते हैं उनके बारे में उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी। तो उस टाइम पे जो मेंडल थे ये बहुत चर्चित नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपने जितने भी प्रयोग थे लोकल पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया था, और ये किसी बहुत ही ज्यादा विख्यात यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़े लिखे नहीं थे, ये एक पादरी के रूप में कार्यरत थे। तो बिना प्रचार प्रसार के इनके प्रयोगों को उतना ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, और इन्हीं के समकक्षी जो डार्विन थे उन्होंने क्या कहते हैं, अपने जितने भी प्रयोग थे उनको जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तिका या पत्रिका उस टाइम चल रही थी उनमें उन्होंने प्रकाशित कराया, तथा वो विख्यात यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं संबंध था उनका, जिसके कारण उस टाइम पे मेंडल के प्रयोगों को उतनी अहमियत नहीं दी गई। बाद में इसी पे प्रयोग करते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग को दोबारा से जब अपनाया और फिर जब रिजल्ट देखा तो बाद में इनको सम्मान मिला, वो भी नोबेल पुरस्कार से। तो पहला इसका कारण, मेंडल किसी बड़े विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, मीन्स कि ये कोई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से इनका कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये छोटे पादरी व शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। ठीक, और दूसरा कारण था उन्होंने जो भी अपने शोध या प्रमाण इन्हें मिले थे वो एक स्थानीय पत्रिका में जर्नल रूप में प्रकाशित करवाया था, जिसका वितरण भी सीमित था।
मीन्स कि अगर लोकल पत्रिका में प्रकाशित करवाया है तो वहां के स्थानीय लोगों तक ही वो चीजें पहुंच पाई, जिसकी वजह से इनके प्रयोग को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो नहीं मिला। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज आप लोग क्या कहते हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि इससे और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आप लोगों के लिए आए और आप लोग अच्छे अच्छे नंबरों से अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो। थैंक यू।